हाय फ्रेंड्स, एडवांस रूलिंग का आज का ये हमारा सेकंड एंड लास्ट सेशन। फर्स्ट लेक्चर में हमने जो भी डिस्कस किया था उसका एक फास्टेस्ट रिकैप्चुलेशन करके हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने ऐसे डिस्कस किया था, पूरे चार्ट को इन डेप्थ डिस्कस करके हमने बहुत बार रिवाइज भी किया था फ्रेंड्स। आओ एक बार लास्ट टाइम आज रिवीजन करके इसको हम कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। फर्स्ट याद करो फ्रेंड्स, एप्लीकेंट बोलो कैसा होगा एप्लीकेंट? रजिस्टर्ड और डिजायर्स टू बी रजिस्टर्ड। ओके, नेक्स्ट क्या फाइल करेगा? एप्लीकेशन टू विच अथॉरिटी? डबल यार। फ्रेंड्स एप्लीकेशन का जो फॉर्म होगा वो कौन सा होगा? GSTARA01। एप्लीकेंट ये फॉर्म फाइल करके ही एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। उसकी फीस कितनी होगी? 5000। नेक्स्ट फ्रेंड्स कौन से क्वेश्चन वो कंसिडर कर सकता है, कौन से क्वेश्चन वो पूछ सकता है, उसकी ये सेक्शन हमको याद रखनी है एग्जाम पर्सपेक्टिव, विच इज फ्रेंड्स सेक्शन 97 सब सेक्शन 2। सॉरी फ्रेंड्स, ये सेक्शन हमको याद रखनी है विच इज 97 सब सेक्शन 2। अलग अलग 7 क्वेश्चन आप अपने एप्लीकेशन में कंसीडर कर सकते हो, अलग अलग 7 क्वेश्चन आप रेज कर सकते हो। कौन से 7 क्वेश्चन आओ जरा चेक करते हैं। फर्स्ट इज फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन, देन इज फ्रेंड्स एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन, देन लेट अस से डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी, बाद में होगा रजिस्ट्रेशन। तो 3 तो एशन ऐसे थे। वापस एक बार, क्लासिफिकेशन, एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन, बाद में रजिस्ट्रेशन, सॉरी उसके पहले डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी, बाद में रजिस्ट्रेशन, बाद में 3 अलग अलग चैप्टर्स के नाम है विच इज लेट अस से टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, इनपुट, टैक्स क्रेडिट, एंड लास्ट क्या होगा? आपका ट्रांजेक्शन का आपके जो आपकी एक्टिविटी जो आपने लेटर से कंडक्ट की है वो सप्लाई है कि नहीं है फ्रेंड्स। ये अलग अलग 7 क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं लास्ट टाइम भी रिपीट करता था, आज भी रिपीट करता हूं। ये जो लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है वो फ्रेंड्स एग्जॉस्टिव लिस्ट है, मीनिंग दैट बाय ये 7 ही क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। 7 के अलावा कोई भी क्वेश्चन आप यहां पे इंक्लूड कर सकते नहीं हो फ्रेंड्स। क्लियर? चलो, जैसे आपने एप्लीकेशन की डबल यार को उसकी एक कॉपी वो कंसर्न ऑफिसर को फॉरवर्ड करेगा, बाद में उसके पास से आपके रिकॉर्ड्स मंगवाएगा, वो रिकॉर्ड्स वापस करेगा फ्रेंड्स एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स, जब भी ये एप्लीकेंट मतलब ये डबल यार जब भी आपकी एप्लीकेशन कंसीडर करेगा, रिकॉर्ड्स के बेसिस के ऊपर वो ऐसा नक्की करेगा, ऐसा वो एक बार चेक करेगा। रिकॉर्ड्स उनके पास आए कंसर्न ऑफिसर से, तो रिकॉर्ड्स में एक बार चेक करेगा कि आपकी एप्लीकेशन में जो आपने पॉइंट रेस किया है, जो मैटर रेस की है, वो कोई अदर प्रोसीडिंग्स में आपके एंगल से कोई जगह पे पेंडिंग के डिसाइडेड तो नहीं है ना। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जो पेंडिंग कोई डिसाइडेड होगी तो वो स्टेट अब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने वाला नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तो आपकी एप्लीकेशन कोई जगह पेंडिंग नहीं होगी, डिसाइडेड नहीं होगी, तो भी आपकी एप्लीकेशन वो रिजेक्ट कर सकता है। जो मैंने ग्राउंड आपको एग्जांपल के तौर पे अवेलेबल किया था कि 7 के अलावा को क्वेश्चन आपने पूछा तो स्टेट अब आपके एप्लीकेशन को वो रिजेक्ट करने वाला है। तो 2 चीज यहां पे ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर 1 कि आपकी एप्लीकेशन जब कोई जगह पे पेंडिंग होगी कि डिसाइडेड होगी तो भी रिजेक्शन हो सकता है। 7 के अलावा को क्वेश्चन आपने पूछा तो भी रिजेक्शन हो सकता है। जब फ्रेंड्स आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि रिजेक्ट किया जाएगा, उसके लिए डबल यार आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। एंड फ्रेंड्स उसके ऑर्डर में ये रीजंस भी लिखेगा कि कौन से रीजन से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, कौन से रीजन से आपकी एप्लीकेशन उन्होंने एक्सेप्ट की नहीं है फ्रेंड्स। अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी। तो फ्रेंड्स आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी तो उसका रूलिंग प्रोनाउंस किया जाएगा विद इन व्हाट टाइम? 90 डेज। तो फ्रेंड्स 90 डेज में आपका रूलिंग वो प्रोनाउंस करेंगे। एंड जब रूलिंग प्रोनाउंस करते ओपिनियन में डिफरेंस फॉर्म होता है तो फ्रेंड्स उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को सॉल्व करने के लिए देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ मेजॉरिटी और लेटर से जिस स्टेट जैसा कि केस रिफर करो प्रेसिडेंट, नथिंग लाइक दैट। यहां पे डायरेक्टली रेफरेंस किसको किया जाएगा? ट्रिपल AR। क्लियर? नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो आप मतलब जो रूलिंग प्रोनाउंस करेंगे तब ओपिनियन में डिफरेंस नहीं फॉर्म होगा तो फ्रेंड्स उसकी ऑर्डर की कॉपी आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी। पहले रूलिंग प्रोनाउंस करेंगे एंड बाद में उसकी ऑर्डर की कॉपी आपको फॉरवर्ड की जाएगी आपके रेफरेंस के लिए। जो उसमें आपको लग रहा है कि फाइंडिंग्स जो भी उन्होंने आइडेंटिफाई की है, जो भी आपका जजमेंट प्रोनाउंसमेंट आया है, उसमें आपको के डिपार्टमेंट को डिससैटिस्फैक्शन नहीं है, आप भी एग्री करते हो कि जो है वो ठीक है, डिपार्टमेंट भी एग्री करता है कि जो है वो ठीक है, तो आपके ऊपर बाइंडिंगनेस क्रिएट करेगा। रूलिंग आपके ऊपर बाइंडिंग होने वाला है। बट आपको डिससैटिस्फैक्शन है कि डिपार्टमेंट को डिससैटिस्फैक्शन है, तो हम क्या फाइल करेंगे? अपील टू विच अथॉरिटी? ट्रिपल AR। डबल AR बेसिक अथॉरिटी है, उसकी एपेलेट अथॉरिटी कौन सी? विच इज एपेलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग विच इज ट्रिपल AR। तो फ्रेंड्स हम फाइल अपील करेंगे टू ट्रिपल AR। एप्लीकेंट भी कर सकता है, डिपार्टमेंट का ये जुरिडिक्शनल ऑफिसर भी अपील फाइल कर सकता है। अपील फाइल करने की टाइम लिमिट कितनी होगी? इट इज विद इन 30 डेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। तो ये ऑर्डर के कम्युनिकेशन के विद इन 30 डेज में आपको अपील फाइल करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। उसमें एक्सटेंशन फ्रेंड्स फर्दर 30 डेज का भी अवेलेबल हो सकता है। जब उसके फॉर्म की बात आएगी फ्रेंड्स, आपको फॉर्म फाइल करना होगा। जो टैक्सेबल पर्सन होगा ना तो उसके लिए फॉर्म कौन सा होगा? GSTARA02। एंड जो डिपार्टमेंट होगा तो उसका फॉर्म कौन सा होगा? GSTARA03। जब टैक्सेबल पर्सन अपील फाइल करेगा उसकी फीस कितनी होगी? 10,000। हमको फीस पे करनी पड़ेगी 10,000। डिपार्टमेंट के केस में कोई फीस होती नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट ट्रिपल AR, आपने जो भी अपील वहां पे फाइल की है वो डिस्पोज करेगा विद इन व्हाट टाइम? 90 डेज। डबल AR भी आपकी अपील डिस्पोज करेगा 90 डेज में। ट्रिपल AR भी आपकी अपील डिस्पोज कितने टाइम में डिस्पोज ऑफ कितने टाइम में करने वाला है? 90 डेज। अपील डिस्पोज करते ओपिनियन में डिफरेंस आता है, स्टोरी वहां पे खत्म हो जाती है। इट इज नो एडवांस रूलिंग। क्या गजब प्रोविजन है, इट इज नो एडवांस रूलिंग। एंड नेक्स्ट जो अपील मतलब देयर इज इफ देयर इज नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सब मेंबर्स अग्री करते हैं कोई ओपिनियन के ऊपर के कोई मैटर के ऊपर के उसके डिसीजन के ऊपर, तो इन दिस सिनेरियो रूलिंग आपका प्रोनाउंस
अनाउंस किया जाएगा, आपको उसकी कॉपी मतलब जो भी फॉरवर्ड की जाने वाली है आपको कम्युनिकेट की जाएगी फ्रेंड्स। बोलो क्लियर, डन, ओके। नेक्स्ट, दो ऑर्डर यहाँ पे पास हो सकते हैं, एक डबल AR का ऑर्डर, एक ट्रिपल AR का ऑर्डर। उसमें जो भी मिस्टेक होगी विच इज एपरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड उसको आप रेक्टिफाई करवा सकते हो विद इन व्हाट टाइम फ्रेंड्स, 6 मंथ्स। क्लियर, आई थिंक उसके रीडिंग से ही हमने हमारा कंक्लूजन किया था प्रीवियस लेक्चर का, आज वहां से हम कंटिन्यू करने वाले। एक बार रीडिंग का भी ब्रीफ ले लेते हैं। सेक्शन 95 जो 2-3 पॉइंट हमने रीडिंग करते करते आइडेंटिफाई किए वो भी आपके साथ डिस्कस कर लो। एडवांस रूलिंग की डेफिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो आपका मैटर ऑलरेडी सप्लाई आपका ऑलरेडी हो चुका है, सप्लाई आपका हो रहा है, सप्लाई फ्यूचर में होने वाला है, क्या तीनों तीन चीज के लिए अपील एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो? आंसर इज एज पर ICAI, हाँ, बिकॉज ICAI हमारा स्टडी मटेरियल कहता है कि इफ द ट्रांजैक्शन इज ऑलरेडी अंडरटेकन तो भी उसके लिए फ्रेंड्स एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। क्लियर, तो तीनों तीन चीज के लिए आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। बाकी फ्रेंड्स देखो इंपॉर्टेंट ये ध्यान में रखना है आपको कि 97 सबसेक्शन 2 में जो 7 क्वेश्चन है वो 7 क्वेश्चन ही आप रेज कर पाएंगे, 7 के अलावा कोई भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आप रेज कर पाएंगे नहीं। ओके, नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स इन रिलेशन टू, बस ये सारा डिस्कशन तो हमारा बरोबर था, ये रीडिंग भी हमारा परफेक्ट हो चुका था। चलो आओ तो आगे से डिस्कशन शुरू करते हैं। सेक्शन 103 विच इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। आई थिंक लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर दिया था, ये चार्ट में कवर नहीं होता है बिकॉज चार्ट में प्रोसेस है, ये एक अलग कंसेप्ट है। नेक्स्ट इज सेक्शन 104, वापस एक बार चार्ट में कवर नहीं होता है। सेक्शन 105 वापस एक बार चैट में कवर नहीं होता है। एंड 106 आई थिंक ये तो खास एग्जांपल्स पर भी पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये तो रीड ऑनली जैसा ही है फ्रेंड्स। क्लियर, तो 3 सेक्शन डिस्कस करते हैं। तीन सेक्शन डिस्कस करने के बाद हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन चेक करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस मतलब आपकी क्लैरिटी को और बिल्ड कर सकते हैं फ्रेंड्स। आओ जरा डिस्कस करते हैं सेक्शन 103। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसी क्वेश्चन मम्मी पूछ सकती है, रादर पूछने वाली है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस रूलिंग अभी समझो फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मस्त कंसेप्ट। फ्रेंड्स आप मेरे सगे ब्रदर, आप मेरी सगी सिस्टर, अजम्पशन करो फ्रेंड्स, यू आर माई रियल ब्रदर सिस्टर, प्लीज समझने का ट्राई करो फ्रेंड्स। मैंने एडवांस रूलिंग ऑब्टेन किया, बरोबर समझने का ट्राई करो फ्रेंड्स। मैंने एडवांस रूलिंग ऑब्टेन किया फॉर व्हाट, कि मैं कोई मोबाइल का सप्लाई फ्यूचर में करने वाला था। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझो कोई मोबाइल कंपनी कोई मोबाइल का सप्लाई करने वाला था और मोबाइल कंपनी को मैं उसका मोबाइल के कुछ टूल्स के मोबाइल कुछ एसेसरीज में उसको सप्लाई करने वाला था। उसके लिए मुझे कुछ क्लासिफिकेशन नहीं पता था, कि ITC की एडमिसिबिलिटी नहीं पता थी, कि टाइम ऑफ सप्लाई के वैल्यू ऑफ सप्लाई कुछ नहीं पता था। तो उसके लिए मुझे बाइंडिंगनेस चाहिए था, मुझे आगे लिटिगेशन में चांसेस लग रहे थे, सो मुझे बाइंडिंगनेस क्रिएट करवाना है। सो उसके लिए मैंने क्या फाइल की फ्रेंड्स, एप्लीकेशन टू एडवांस रूलिंग अथॉरिटी। अभी देखो फ्रेंड्स, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने बोल दिया कि इसमें तुम्हारा क्लासिफिकेशन ये होगा, तुम्हारा वैल्यू ऑफ सप्लाई ये होगा, तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई ये होगा। जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे थे उस क्वेश्चन का उन्होंने आंसर मुझे अवेलेबल करके दे दिया। ये जो रूलिंग आया फ्रेंड्स, किसके ऊपर? बाइंडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ये रूलिंग आया कि ITC कब मिलेगी, इन टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा। ये रूलिंग किसके ऊपर? बाइंडिंग। लॉ कहता है जिसने ऑब्टेन किया था उसके ऊपर बाइंडिंग, बरोबर समझने का ट्राई करो। जिसने ऑब्टेन किया था उसके ऊपर बाइंडिंग। आप मेरे सगे ब्रदर, आप मेरी सगी सिस्टर, आप समझो सेम मोबाइल का बिजनेस आप भी करते हो, बाजू बाजू में ही दुकान है, सेम मोबाइल का बिजनेस आप करते हो, घर में तो मतलब घर तो सेम ही है, आप समझो रूम अलग अलग है बट बिजनेस की प्रीमाइसेस बाजू बाजू में ही है, एग्जैक्ट बाजू बाजू में है। पता चला आप भी वही ट्रांजैक्शन कर रहे हो जो मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं। जिस कंपनी को मैं सप्लाई करता हूं उस कंपनी को ही आप सप्लाई करते हो। बोलो क्लियर? तो जो मैंने एडवांस रूलिंग ऑब्टेन किया, क्या आपके ऊपर बाइंडिंग? सेम नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है, सेम नेचर ऑफ सप्लाई, अरे रेसिपिएंट तक सेम है, तो मैंने ऑब्टेन किया, क्या आपके ऊपर बाइंडिंग? लॉ कहता है ना स्मिथ, तूने ऑब्टेन किया, तुझ पे ही बाइंडिंग, भले तेरे सगे ब्रदर सिस्टर क्यों ना हो। दोनों अलग अलग एसएसी है, दोनों अलग अलग एप्लीकेंट है, दोनों अलग अलग रजिस्टर्ड पर्सन है, जिसने ऑब्टेन किया उसके ऊपर ही बाइंडिंग। पॉइंट नंबर 2, मैं मोबाइल के कुछ टूल्स मोबाइल कंपनी को सप्लाई कर रहा था। ऐसे दूसरा कोई बिजनेस ले लो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मैं उनके कुछ टायर सप्लाई करता था, एग्जांपल के तौर पे। तो मैं दोनों कंपनी को सप्लाई करता हूं। मोबाइल कंपनी को, जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको मैं उसके टूल सप्लाई करता हूं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सपोज मर्सिडीज है तो उसको मैं अकॉर्डिंगली उसके टूल सप्लाई करता हूं। तो जो भी रूलिंग मैंने मोबाइल कंपनी के लिए ऑब्टेन किया, क्या वो ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए, मर्सिडीज के लिए भी जो मैं उसको सप्लाई करता हूं वो उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा? पता चला मैंने मोबाइल कंपनी को जो भी सप्लाई किया और जो मैं करने वाला हूं उसके लिए मैंने एप्लीकेशन में पूछा था कि भाई इसका मुझे तुम क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करो, इसका तो मुझे आंसर प्रोवाइड करो। ओके, तो क्या वो सेम टू सेम ऑटोमोबाइल कंपनी को जब मैं ये सप्लाई करूंगा उसको भी एप्लीकेबल होगा? लॉ कहता है ना स्मित, देख जिसने ऑब्टेन किया उसको एप्लीकेबल, जिस मैटर के लिए अप्लाई किया गया उस मैटर के लिए एप्लीकेबल। जनरलाइज नहीं है ये,
समझने का ट्राई करो, आपके स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को बिलोंग करता होगा। इट इज नॉट जनरलाइज्ड कि तुम्हारा जनरलाइज्ड टाइम ऑफ सप्लाई ये होगा। आपके स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन में, आपके स्पेसिफिक नेचर ऑफ सप्लाई में, आपके स्पेसिफिक एक्टिविटी में सप्लाई का ये पर्टिकुलर जो भी आपको डाउट है वो आप पूछ सकते हो। मतलब ये जनरलाइज एप्लीकेबिलिटी नहीं होगा। जिस ट्रांजैक्शन के लिए पूछा गया, जिस मैटर के लिए पूछा गया, जिस पॉइंट के लिए पूछा गया, उस मैटर के लिए ही खाली एप्लीकेबल होगा। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी ऑफ योर ट्रांजैक्शंस। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, पता चला? वापस एक बार, जिसने अप्लाई किया उस एप्लीकेंट को एप्लीकेबल, जिस मैटर के लिए अप्लाई किया उस मैटर के लिए एप्लीकेबल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट तो तीसरा पॉइंट है, डिपार्टमेंट को भी एप्लीकेबल। मतलब डिपार्टमेंट चाहे तो भी चैलेंज नहीं कर सकता, चैलेंज कर सकता है ट्रिपल AR को, बट सुप्रीम कोर्ट में जाऊं, हाई कोर्ट में जाऊं, जिस स्टेट में जाऊं, AA में जाऊं, रिवीजन करवाओ, कोई माथा कोट नहीं। बिकॉज मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि ऑर्डर ऑफ एजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज ओनली अवेलेबल। AR, ट्रिपल AR, नेशनल एपेलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग इज नॉट एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सो इफ इट इज नॉट एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ऑर्डर पास्ड बाय इट आर नॉन अपीलेबल। उसके लिए अपील फाइल कर सकते हैं नहीं हो। हाँ, AR के रूलिंग में आपको दिक्कत है, ट्रिपल AR आपके पास ऑप्शन में अवेलेबल है, वहां पे अपील फाइल कर सकते हो। बाकी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का पूरा प्रोसेस है, भूल जाओ, वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है। फ्रेंड्स बोलो क्लियर, चकाचक, एकदम रेडी। चलो लास्ट टाइम शुरू हो जाओ। एडवांस रूलिंग जिसने भी ऑब्टेन किया उसको एप्लीकेबल, जिस मैटर के लिए एप्लीकेबल, जिस मैटर के लिए अप्लाई किया उस मैटर के लिए एप्लीकेबल। एंड थर्ड, डिपार्टमेंट के ऊपर भी उसकी एप्लीकेबिलिटी आने वाली है। एक जोरदार पॉइंट फ्रेंड्स, जिस लॉ को कंसिडर करते हुए अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के एपेलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, मतलब AR के ट्रिपल AR ने रूलिंग को प्रोनाउंस किया था, जिस लॉ को कंसिडर करते हुए उन्होंने रूलिंग प्रोनाउंस किया था, वो लॉ ही अमेंड हो गया। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, पता चला? वो लॉ ही अमेंड हो गया। जो फैक्ट थे, जो सर्कमस्टेंसेस थे, जो मैंने एक्सप्लेन किए थे उनको, जो क्वेश्चन में थे, वो ही चेंज हो गए। तो कहता है बाइंडिंग है, बरोबर, हम समझते हैं बाइंडिंग है। बाइंडिंग कब तक? जब तक 3 वर्ड्स ऑलवेज ध्यान रखना, लॉ, फैक्ट्स, सर्कमस्टेंसेस चेंज ना हो तब तक बाइंडिंग। वापस एक बार चकाचक ध्यान दो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब तक लॉ, सर्कमस्टेंसेस, फैक्ट्स चेंज ना हो तब तक ये बाइंडिंग। जैसे लॉ चेंज हुआ, जैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए, जैसे फैक्ट चेंज हुआ, इसके बाइंडिंगनेस वहां पे खत्म हो जाएगी, बाद में उसको बाइंडिंग कर सकते नहीं है। फ्रेंड्स बोलो क्लियर, चकाचक, एकदम रेडी। अब जरा चेक करो सेक्शन 103 एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। बाद में एक जोरदार बात बताऊंगा, बाद में 104 के ऊपर फोकस करेंगे। फ्रेंड्स देखो, एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस बाय द अथॉरिटी और एपेलेट अथॉरिटी, मतलब AR हो कि ट्रिपल AR हो, अंडर दिस चैप्टर shall be binding only on the applicant who had sought it। जिस एप्लीकेंट ने ये सॉर्ट आउट किया था, मतलब जिस एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन फाइल की थी, उस एप्लीकेंट को एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर रिफर टू इन सेक्शन 97 सबसेक्शन 2। 97 का अलग 97 सबसेक्शन 2 के जो भी अलग अलग क्वेश्चंस हैं, उस मैटर के लिए आपको ये बाइंडिंगनेस क्रिएट होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी, मुझे 2 बातें यहां में ध्यान में रखनी थी। नंबर है, ऑन एप्लीकेंट हु हैड सॉट इट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर रिफर टू इन सेक्शन 97 सबसेक्शन 2। जिस मैटर के लिए आपने अप्लाई किया है उस मैटर के लिए एप्लीकेबल होगा, बाकी कोई मैटर के लिए इसको एप्लीकेबिलिटी बाइंडिंगनेस क्रिएट हो सकती नहीं है। ऑन द कंसर्न्ड ऑफिसर और जुरिडिक्शनल ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेंट, मतलब सिंपल वर्ड्स में ऐसा बोलना हो तो यहां पे बोल सकते हैं डिपार्टमेंट। बोलो क्लियर, 3 चीज, एप्लीकेंट जिसने उसको अप्लाई किया था, जिस मैटर के लिए वो अप्लाई हुआ था, एंड नंबर 3 डिपार्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स, एडवांस रूलिंग रिफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी बाइंडिंग अनलेस लॉ, फैक्ट्स, सर्कमस्टेंसेस। 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम पर्सपेक्टिव ध्यान में रखने जैसे, लॉ, फैक्ट्स, सर्कमस्टेंसेस सपोर्टिंग द ओरिजिनल एविडेंस रूलिंग हैव चेंज। मतलब जब तक उसमें चेंज नहीं आता है तब तक इसकी बाइंडिंगनेस रहेगी, तब तक इसकी बाइंडिंगनेस फ्रेंड्स हम फॉलो करने वाले हैं। क्लियर, रेडी, चकाचक। चलो नेक्स्ट 104 एडवांस रूलिंग टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। फ्रेंड्स एडवांस रूलिंग आपने ऑप्टिंग तो कर दिया, एप्लीकेशन कर दी, GST ARA01 फॉर्म फाइल कर दिया, फीस पे कर दी ₹5000, सारा सब कुछ एकदम बरोबर है, सारा सब कुछ रिदम में परफेक्टली जा रहा था। कुछ टाइम के बाद ऐसा पता चलता है कि फ्रेंड्स आपने जब भी एडवांस रूलिंग ऑब्टेन किया था, उसकी जो भी डिटेल्स आपको फर्निश करनी थी, जो भी मटेरियल आपने फर्निश करने थे, वो सब फ्रॉड से था। You have made a big fraud while applying or while availing this particular pronouncement, while taking this particular ruling। मतलब जो भी आपका एडवांस रूलिंग है वो आपके साइड से फ्रॉडुलेंट है, विलफुल मिसस्टेटमेंट है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट है। आपने फैक्ट्स को सप्रेस किया था, आपने जानबूझ के झूठ बोला था, आपने फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन किया है एडवांस रूलिंग।
तो क्या डिपार्टमेंट देखता रहेगा? 5 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं, 10 साल के बाद पता चला आपने तो फ्रॉडुलेंटली ऑप्टिंग किया था, विलफुल मिस स्टेटमेंट था, सप्रेशन ऑफ फैक्ट था। डिपार्टमेंट देखता रहेगा, आहा गजब फुल बनाया, मजा आ गई, बाप रे बाप, वाह वाह वाह, ताली पड़ेगी आपके लिए, क्या मामू बनाया है हमको। ऐसा नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। क्या होगा समझने का ट्राई करो। गजब होगा फ्रेंड्स, भयंकर होने वाला है। ये आपका एडवांस रूलिंग विड्रॉ हो जाएगा। विड्रॉ होने के बाद हम ऐसा समझेंगे, आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स ऐसा होगा एज इफ एडवांस रूलिंग आपने ऑप्टेन ही नहीं किया था। क्या होगा पता चला, एडवांस रूलिंग आपका विड्रॉ हो जाएगा एंड आपका असेसमेंट ऐसे मैनर से होगा कि एज इफ आपने एडवांस रूलिंग ऑप्टेन ही नहीं किया था। बट लोचा क्या पड़ेगा पता है फ्रेंड्स, 73 की टाइम लिमिट है, 3 ईयर्स के बाद कभी भी डिपार्टमेंट ऊपर से नीचे पड़े तो भी ऑर्डर नहीं पास कर सकता। 74 की टाइम लिमिट है, 5 ईयर्स, डिपार्टमेंट ऊपर से नीचे पड़ेगा तो भी ऑर्डर तो पास कर सकता नहीं है, फ्रॉडुलेंट केस होगा तो। और भी समझने का ट्राई करो, जैसे आपके केस में एडवांस रूलिंग विड्रॉ हुआ, बाप रे बाप समझने का ट्राई करो, जैसे आपके केस में एडवांस रूलिंग विड्रॉ हुआ, 10 साल हो चुके थे, 10 साल के पहले आपने एडवांस रूलिंग ऑब्टेन किया था, उसके 10 साल के बाद पता चलता है कि ये तो फ्रॉड से था, ये तो विलफुल मिस स्टेटमेंट था, ये तो सप्रेशन ऑफ फैक्ट था, तो लॉ कहता है 73 की टाइम लिमिट के, मतलब जो भी हमारे पास 3 इयर्स की टाइम लिमिट है, 74 में जो 5 इयर्स अवेलेबल है वो जो भी हमारे पास टाइम लिमिट है, उसमें आपका एडवांस रूलिंग से लेके आपका विड्रोवल तक का टाइम 73 के टाइम लिमिट में, 74 के टाइम लिमिट में ऐड कर दिया जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट पता चला लोचा क्या है, 10 साल के बाद पता चला कि आपने जो भी ऑप्टिंग किया था वो तो फ्रॉड से था, वो तो विलफुल मिस स्टेटमेंट था, वो तो सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स था फ्रेंड्स। तो क्या होगा 10 साल के बाद 73 डिपार्टमेंट फर्स्ट ईयर के लिए तो कर नहीं सकता, 74 डिपार्टमेंट फर्स्ट ईयर के लिए तो कर नहीं सकता। तो उन्होंने क्या बोला, जिस दिन से आपने एडवांस रूलिंग ऑप्टिंग किया था एंड जिस दिन आपका ये एडवांस रूलिंग विड्रॉ होता है, जिस दिन आपने एडवांस रूलिंग ऑप्टिंग किया, जिस दिन आपका एडवांस रूलिंग विड्रॉ हुआ, उतना टाइम 73 के लिए ऐड कर दो, उतना टाइम 74 के लिए ऐड कर दो। बोलो क्लियर, एकदम चकाचक। एक थोड़ी टेक्निकल बात बाद में बताता हूं, आओ जरा पहले चेक करो सेक्शन 104 वेर अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, और एपेलेट अथॉरिटी मतलब एपेलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग फाइंड्स दैट एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस्ड बाय इट अंडर 98 सबसेक्शन 4, जो भी आपने ऑप्टिंग किया है एडवांस रूलिंग अंडर 98 सबसेक्शन 4, थोड़ा याद आ रहा हो ना फ्रेंड्स, तो देखो 98 सबसेक्शन 4 वाज द सबसेक्शन वेयर एडवांस रूलिंग वाज प्रोनाउंस्ड बाय AR। सबसेक्शन 4 चेक करो, यहाँ पे इट इज सबसेक्शन 4, 98 सबसेक्शन 4, यहाँ पे देखो प्रोनाउंस इट्स एडवांस रूलिंग, तो यहाँ पे उसका प्रोनाउंसमेंट हुआ था एडवांस रूलिंग का, तो 98 सबसेक्शन 4 इज AR का प्रोनाउंसमेंट ऑफ एडवांस रूलिंग। 101 चेक करो फ्रेंड्स, 101 सबसेक्शन 1 पास सच ऑर्डर, मतलब एपेलेट अथॉरिटी सेल पास सच ऑर्डर, मतलब ARR का जो भी ऑर्डर पास हुआ होगा वो 101 सबसेक्शन 1 के हिसाब से पास हुआ होगा। चलो चेक करो लास्ट टाइम फ्रेंड्स, the authority or appellate authority where authority or appellate authority finds that advance ruling pronounced by it under 98 subsection 1 और 101 subsection 1, पता चल गया। AR का जो भी ऑर्डर होगा 98 subsection 4 के हिसाब से पास हुआ होगा, ARR का जो भी होगा वो 101 subsection 1 के हिसाब से पास हुआ होगा। has been obtained by applicant or appellant by fraud, suppression of facts, misrepresentation of fact, मतलब जो भी आपने ऑब्टेन किया है वो फ्रॉड से किया है, मटेरियल फैक्ट्स को आपने सप्रेस किए थे, अपने फैक्ट्स को मिसरिप्रेजेंटेशन करके पेश किए थे। तो क्या होगा, इट मे बाय ऑर्डर डिक्लेयर सच रूलिंग टू बी वॉइड एब इनिशियो, उसको शुरू से ही कैंसिल मानेंगे, उसको हम वैलिड मानने वाले है ही नहीं, इट इज वॉइड एब इनिशियो एंड देयर अपॉन ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन रूल्स मेड देयर अंडर शैल अप्लाई टू एप्लीकेंट एंड or the appellant as if such advance ruling had been never been made, मतलब आपका एडवांस रूलिंग विड्रॉ हो गया, बाद में सारे प्रोविजंस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे, जैसे आपने एडवांस रूलिंग ऑब्टेन किया ही नहीं था, आपका एडवांस रूलिंग विड्रॉ हो जाएगा, बाद में सारे प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल एज इफ आपने एडवांस रूलिंग फंड्स कभी भी ऑब्टेन किया नहीं था। कोई भी तकलीफ होगी उसके लिए हम आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, अपॉर्चुनिटी। चेक करो, प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर शैल बी पास्ड अंडर दिस सबसेक्शन अनलेस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हैज बीन गिवन टू एप्लीकेंट और द एपेलेंट, मतलब एक बार आपको पूछेंगे कोई तकलीफ तो नहीं है ना, है तो आपकी तकलीफ, उसमें हम कुछ खास कर सकते नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर, चलो ध्यान से वापस एक बार, जब भी ध्यान में रखना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव वापस एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, जब भी आपने एडवांस रूलिंग ऑब्टेन किया था बाय फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट, इन दिस सिनेरियो फ्रेंड्स आपका एडवांस रूलिंग वो विड्रॉ कर दिया जाएगा, विड्रॉ करने के बाद जीएसटी के सारे प्रोविजंस आपके ऊपर एप्लीकेबल कर दिए जाएंगे। बट तकलीफ क्या पड़ेगी, प्रोविजन तो एप्लीकेबल कर देंगे, बट 73 के टाइम लिमिट तो बेचारी खत्म हो चुकी है, 74 के टाइम तो बेचारी खत्म हो चुकी है, तो क्या होगा, पीरियड
बिगिनिंग विद द डेट ऑफ सच एडवांस रूलिंग, जो दिन आपने एडवांस रूलिंग ऑब्टेन किया था, एंड एंडिंग विद द डेट ऑफ ऑर्डर, शुरू कहां से होगा, डेट ऑफ एडवांस रूलिंग से लेके डेट ऑफ विड्रॉवल ऑफ ऑर्डर अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग पीरियड स्पेसिफाइड अंडर 73 सबसेक्शन 2, 73 सबसेक्शन 10, 74 सबसेक्शन 2, 74 सबसेक्शन 10। आई थिंक सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर पता चल रहा है। 73 सबसेक्शन 2 शो कॉज नोटिस की टाइम लिमिट, 73 सबसेक्शन 10 ऑर्डर इश्यू करने की टाइम लिमिट, 74 सबसेक्शन 2 वापस एक बार शो कॉज नोटिस की टाइम लिमिट, 74 सबसेक्शन वापस एक बार ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट। कितनी टाइम लिमिट थी, वापस एक बार फास्टेस्ट रिकैप्चुलेशन हो जाए, याद करो 73 की टाइम लिमिट एटलीस्ट 3 मंथ्स प्रायर टू इश्यू ऑफ ऑर्डर। 73 ऑर्डर कितने टाइम इश्यू करो, विद इन 3 years आइदर फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न और डेट ऑफ रिफंड। 74 सबसेक्शन 2 एटलीस्ट 6 मंथ्स प्रायर टू इश्यू ऑफ ऑर्डर, कितने टाइम में ऑर्डर इश्यू करो, विद इन 5 years आइदर फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न और डेट ऑफ रिफंड। चलो नेक्स्ट चेक करो, अ कॉपी, सारे लोगों को इसकी कॉपी भेज दी जाएगी। अ कॉपी ऑफ ऑर्डर मेड अंडर सब सेक्शन 1, कि आपका ये ऑर्डर हम मतलब आपका जो भी एडवांस रूलिंग है उसको हम वॉइड एब इनिशिएटेड करते हैं, उसको कैंसिल मान रहे हैं, शैल बी सेंड टू एप्लीकेंट, कंसर्न्ड ऑफिसर, इवन द जुरिसडिक्शनल ऑफिसर। क्लियर, सिंपल वर्ड्स में इतना ध्यान रखो कि जो भी आपने एडवांस रूलिंग ऑब्टेन किया था, इफ इट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ एक्ट, उसको हम विड्रॉ कर लेंगे, सारे जीएसटी के प्रोविजंस के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। एंड ये जो टाइम लिमिट होगी, जो दिन से आपने ऑर्डर एडवांस रूलिंग का ऑब्टेन किया एंड ये पर्टिकुलर विड्रॉवल का ऑर्डर होगा, वॉइड एब इनिशियो का ऑर्डर होगा, उतना टाइम 73(2) के लिए, 73(10) के लिए, 74(2) के लिए, 74(10) के लिए ऐड कर दिया जाएगा। आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी इन एडिशनल। बोलो क्लियर, चकाचक, एकदम रेडी। चलो आज का डिस्कशन 103 एप्लीकेबिलिटी, किन लोगों के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेंट जिसने ये ऑब्टेन किया था, नंबर 2 जिस मैटर के लिए वो मतलब जिस मैटर के लिए वो ऑब्टेन किया गया था, एंड अगेन डिपार्टमेंट। ये एडवांस रूलिंग कब तक वैलिड माना जाएगा, जब तक लॉ, फैक्ट्स, सर्कमस्टेंसेस एज इट इज रहते हैं। जो उसमें चेंज आया तो एडवांस रूलिंग की बाइंडिंगनेस वहां पे खत्म होने वाली है। जब भी आपने फ्रॉड से ऑब्टेन किया तो उसको क्या मानेंगे, वाइड एब इनिशियो। क्लियर, चलो नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स हमारे वहां पे सेक्शन 105 पावर्स ऑफ ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। एग्जाम पर्सपेक्टिव कोई खास काम का नहीं है, कुछ खास चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये भी रीड ऑनली कर दो फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट होगा सेक्शन 106, ये भी रीड ऑनली कर दो। एग्जाम पर्सपेक्टिव कुछ खास चिंता करने की जरूरत नहीं, कुछ खास कंसेप्चुअल नहीं है, पावर्स है, वो तो जनरलाइज भी इतना है तो पावर्स होते ही है फ्रेंड्स, कुछ बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे चेक करो अथॉरिटी और एपेलेट अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब फ्रेंड्स डबल AR, एपेलेट अथॉरिटी मतलब ट्रिपल AR, शेल फॉर द पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग इट्स पावर रिगार्डिंग। तो उनके पास कौन से पावर्स है, पहले वो एक बार चेक कर लेते हैं। उनके पास बहुत सारे पावर्स है फ्रेंड्स। देखो, वो डिस्कवरी चैनल भी देख सकते हैं, नेशनल ज्योग्राफी नहीं देख सकते, ऐसी बात नहीं हो रही है फ्रेंड्स। ये डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, मतलब आपके प्रीमाइसेस के यहाँ पे आके इंस्पेक्शन कर सकते हैं, बाद में कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी चीज़ का मतलब वो लोग लेटर से पर्टिकुलर डिस्कवरी कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, का मतलब कोई भी पर्सन का अटेंडेंस वो लोग एनफोर्स करेंगे, कोई भी पर्सन को हाथ रख के बुलाएंगे, तू जो भी बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, सॉरी तू जो भी बोल रहा है वो सच बोल रहा है, सच के अलावा कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब वो गीता के ऊपर हाथ रख के ऐसा बोलेंगे। नेक्स्ट होगा इशूइंग कमीशंस। कमीशन का मतलब क्या होता है, ऑर्डर, एंड कंपेलिंग मतलब फोर्सिंग व्हाट, प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स, and have all the powers of civil code under code of civil procedure 1908। मतलब जो भी पावर्स सिविल कोड के पास होंगे वो सारे पावर्स इसके पास होने वाले हैं। ठीक है, कुछ खास चिंता ना करो, पावर्स को बोलना हो तो बोल दो। डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, एनफोर्सिंग अटेंडेंस। नेक्स्ट होगा इशूइंग कमीशन, कंपेलिंग प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, एंड ऑल द पावर्स ऑफ सिविल कोड। एंड सबसेक्शन 2 पढ़ेंगे तो मुझे बताओ कुछ पता चले तो फ्रेंड्स, ऐसा एकदम रीड ऑनली कर दो, रादर कैंसिल ही कर दो तो भी चलेगा। एक बार पढ़ना हो तो पढ़ लो फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस आएगा आपको। अथॉरिटी और एपेलेट अथॉरिटी शैल बी डीम टू बी सिविल कोर्ट, उसको हम सिविल कोर्ट ही मानने वाले हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 195। कौन सी 195, हमारी है ही नहीं सेक्शन, चेक करो। बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ चैप्टर XXVI, मतलब ये क्या होगा पता है, 10 एंड बाद में 6 मतलब 16 नंबर चैप्टर ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। एक बार अब एडवोकेट बन दो फ्रेंड्स, बाद में ये सब थोड़ा ज्यादा पता चलेगा फ्रेंड्स। ओके, एंड एवरी प्रोसीडिंग्स बिफोर अथॉरिटी और एपेलेट अथॉरिटी शैल बी डीम टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स विद इन द मीनिंग ऑफ 193 एंड 228 एंड फॉर द पर्पस ऑफ 196 ऑफ इंडियन पिनल कोड। इन शॉर्ट रहने देते हैं फ्रेंड्स, एडवोकेट हमको नहीं करना, पहले सीए के ऊपर फोकस कर लेते हैं बरोबर। बोलो क्लियर, सिंपल वर्ड्स में अलग अलग उसके पास पावर्स है, बोलना हो तो बोल दो। डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, एनफोर्सिंग अटेंडेंस, इशूइंग कमीशन, कंपेलिंग प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑल द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट। चकाचक, एग्जाम के दिन नहीं पढ़ना है फ्रेंड्स आपको। एंड लास्ट होगा सेक्शन 106, अगेन एग्जाम पर्सपेक्टिव कोई काम की नहीं।
authority or appellate authority shall subject to provisions of this chapter have power to regulate its own procedure। फ्रेंड्स थोड़ा कंसेप्चुअल समझना हो तो याद करो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है ना फ्रेंड्स, उनको अप्लाई करना है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। उनका जो भी प्रोसीडिंग्स होगा इट इज कवर्ड बाय विच रूल्स और विच प्रोविजंस, इट इज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। जिस स्टेट आपको थोड़ा थोड़ा याद हो ना, तो जिस स्टेट में भी ऐसा लिखा था, जिस स्टेट हैज पावर टू रेगुलेट्स इट्स ओन प्रोसीजर बट बाइंडिंग, इट इज बाइंडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। याद आ रहा है फ्रेंड्स ऐसा कुछ आपको? ओके, सिमिलरली जो भी हमारे पास ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है कि इवन एपलेट ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है, वो अपना रेगुलेशन अपना प्रोसीजर खुद से वो लोग डेवलप करने वाले हैं। ठीक है, कुछ काम करना ही है फ्रेंड्स, क्लियर। एंड यहाँ पे हमारा बेचारा छोटा सा चैप्टर खत्म होता है। हमने शुरू किया था सेक्शन 95 से, चेक करो फ्रेंड्स, हमने शुरू किया था यहाँ से विच वॉज सेक्शन 95 एंड हमने ख़त्म किया ऑन सेक्शन 106 के 5 था 106। बोलो क्लियर। एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट, बाइंडिंगनेस वाला पॉइंट, किसके ऊपर ये बाइंडिंग होगा, एप्लीकेंट, मैटर एंड डिपार्टमेंट। एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2 वॉइड एब इनिशियो वाला पॉइंट। एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके ऊपर आप क्या ऑब्टेन कर सकते हो, एडवांस रूलिंग 97 सबसेक्शन 2। ये 3 क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत बाइंडिंग। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ 3 के अलावा क्वेश्चन आएगा नहीं, बट आएगा तो इसमें से पूछने के चांसेस थोड़े ब्राइट हो जाते हैं फ्रेंड्स, क्लियर। हमने अलग अलग क्वेश्चन डेवलप किए हैं जो आपके कंटेंट को और क्रिस्टल क्लियर करेंगे, आपके कंसेप्ट को और मजबूत करेंगे। आओ जरा चेक करते हैं हमारे फ्यू क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से फ्रेंड्स देखो, ये 18 क्वेश्चंस आसपास कुछ होंगे फ्रेंड्स। तो ये 18 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओ तो समझ लेने का कि हमने जो भी डिस्कशन किया है फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन में आपके मन में क्रिस्टल क्लियर है। एग्जामिनेशन में जोरदार परफॉर्मेंस आप कर पाओगे। इस चैप्टर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फ्रेंड्स डेफिनेटली फॉर श्योर गारंटी है फ्रेंड्स, रिटन गारंटी ले सकते हो, कोई चिंता नहीं फ्रेंड्स। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, ऑनेस्टली बताऊं तो फ्रेंड्स आपको ऐसे एफर्ट्स करने चाहिए। ये नोट्स ऑब्वियसली आपके पास अवेलेबल है, ना अवेलेबल हो तो फ्रेंड्स लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। बट दिल से ऐसी इच्छा है कि क्वेश्चन आप पहले खुद से ट्राई करो, जैसे ऑलवेज मैंने ट्राई किया है फ्रेंड्स। ऐसा बोलने का आपको, ऐसा कन्वे करने का आपको, क्वेश्चन आप पहले खुद से ट्राई करो। एक बार ट्राई करने के बाद ये वीडियो को आप आगे कंसिडर करो फ्रेंड्स, तो कंसेप्चुअल गजब क्लैरिटी आ जाएगी, एक भी मार्क की तकलीफ नहीं पड़ सकती फ्रेंड्स। चलो ट्राई करते हैं फ्रेंड्स। ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा रोल आपके लाइफ में क्या, प्रोविजंस को इतना मजबूत करो, इतना चकाचक भयंकर मजबूत करो जिससे कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओ फ्रेंड्स। मेरा रोल वहाँ पे खत्म हो जाता है। बेटर आपको खुद से लड़नी है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने, उसकी प्रैक्टिस खुद से करनी है। मैं आपको उसके लिए कैपेबल बना सकता हूँ, मुझ पर डिपेंडेंट नहीं बना सकता फ्रेंड्स, पता चला। तो इंडिपेंडेंट बनने के लिए पैसे की बारिश करवानी हो तो एक बार खुद से क्वेश्चन ट्राई करके ही ये वीडियो कंसिडर करो फ्रेंड्स। चलो चेक करते हैं। तो जब भी मैं ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूँ, आपने खुद से क्वेश्चन सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर दिए होंगे फ्रेंड्स। प्रॉमिस है, चीटिंग मत करना, अदरवाइज आपका भी 74 में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दूंगा आपके ऊपर। चलो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। स्मिथु लिमिटेड हैज़ ऑलरेडी मेड सप्लाईज टू दीपू लिमिटेड, मतलब सप्लायर ने ऑलरेडी सप्लाई कर दिया है। इट वॉन्ट टू गेट क्लैरिफिकेशन ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई। मैं पूछना चाहता हूँ क्लासिफिकेशन क्या होगा, वेदर गुड्स और सर्विसेज, मतलब ये जो भी मैंने सप्लाई किया है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। शेड्यूल 2 का क्लासिफिकेशन उनको मैं पूछना चाहता हूँ। वेदर एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग कैन बी मेड, ICAI हमारी मम्मी क्या कहते हैं वो मैंने आपको बताया, हमारा प्रोविजन क्या कहते हैं वो भी मैंने आपको बताया। प्रोविजन कहते हैं एडवांस रूलिंग का मतलब क्या, ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई बीइंग अंडरटेकन और प्रपोज्ड टू बी अंडरटेकन। मम्मी कहती है ऑलरेडी सप्लाइड ट्रांजैक्शन हो उसके भी आप एडवांस रूलिंग ऑब्टेन कर सकते हो। मैंने आपको एग्जाम में क्या करने का वो भी आपको बता दिया है, मम्मी बोले वो फुल एंड फाइनल फ्रेंड्स, क्लियर। तो इन दिस सिनेरियो ऑलरेडी मेड सप्लाई है तो भी आप उसके लिए एडवांस रूलिंग ऑब्टेन कर सकते हो। एंड 97 सबसेक्शन 2 में क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन कवर होता है। तो एक्चुअली 2 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स यहाँ पे, समझे आप, 2 क्वेश्चन थे। कौन से? एक तो ऑलरेडी मेड सप्लाई है तो पूछ सकते हो कि नहीं पूछ सकते, एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते, उस एलिमेंट को इंक्लूड किया। नंबर 2 चलो कर सकते हो तो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन पूछ सकते हो कि नहीं पूछ सकते हो, उस एलिमेंट को यहाँ पे कवर किया। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी सप्लाई ट्रांजेक्शन के लिए भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन भी वहां पे पूछ सकते हो। बोलो क्लियर, चकाचक, रेडी। चलो नेक्स्ट नंबर 2, फ्रेंचाइजी सर्विसेज इज प्रपोज्ड टू बी सप्लाइड by X limited to Y limited. Now transaction is proposed to be made. फ्यूचर वाला ट्रांजेक्शन है। नंबर ए बोलो क्या ख्याल है, प्रपोज्ड ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन फाइल कर सकते नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली कर सकते हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। नंबर बी, इट वांट्स टू गेट क्लैरिफिकेशन ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड ITC,
तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो वो भी 97 सबसेक्शन 2 में कवर हो जाता है, आईटीसी हो वो भी फ्रेंड्स 97 सबसेक्शन 2 में कवर हो जाता है। वेदर एडवांस रूलिंग कैन बी मेड, एब्सोल्युटली यस। एक तो नंबर 1 दो आंसर होंगे, प्रपोज ट्रांजैक्शन है, आप इस पर्टिकुलर प्रपोज सप्लाई के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके 97 सबसेक्शन 2 में 7 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस है जो उसको वो पूछना चाहता है। एक तो वैल्यू ऑफ सप्लाई, ऑब्वियसली कोई चिंता नहीं पूछ सकते हो, एंड आपका आईटीसी की एडमिसिबिलिटी भी आप पूछ सकते हो फ्रेंड्स। क्लियर? वेदर एप्लीकेशन ऑफ एडवांस रूलिंग कैन बी विड्रॉन, बोलो पूरा प्रोसेस हमने समझा कि एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो AAR को, फॉर्म उसका GSTARA01, फीस 5000। क्या मैंने कभी पूरे प्रोसेस में इवन रीडिंग के टाइम ऐसे कभी डिस्कस किया कि एप्लीकेशन आपने कि उसको विड्रॉ कर सकते हो ना? फ्रेंड्स देखो, हमने जो पढ़े ना वही प्रोविजन है, खुद से डॉट अपन का नई प्रोविजन ऐड मत कर देना। जो हमने पढ़ा है वो फुल एंड फाइनल है, वो एग्जॉस्टिव है फ्रेंड्स। हम एक भी लाइन एक्ट की ना मॉड्यूल की ना क्वेश्चन की छोड़ते हैं फ्रेंड्स, मतलब एग्जॉस्टिव कवरेज है, एक भी मार्क का इसके बियॉन्ड नहीं हो सकता। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो फ्रेंड्स हमने जो भी पढ़ा होगा वो फुल एंड फाइनल होगा, उसमें कुछ नई बात आप लगभग ऐड करने की आप जरूरत मत है, मतलब कोई जरूरत नहीं ऐड करने की। मतलब क्या विड्रॉवल का कोई भी स्पेसिफिक रूल हमने डिस्कस किया? आंसर इज ना। तो विड्रॉवल पावर्स ही नहीं है एप्लीकेंट के पास टू विड्रॉ एप्लीकेशन। सिंपल वर्ड्स में विड्रॉल का प्रोविजन AAR में कवर होता ही नहीं है, ना AAR में कवर होता है फ्रेंड्स। क्लियर? तो वेदर एप्लीकेशन कैन बी विड्रॉन, आंसर इज ना, बिकॉज हमारे पास ऐसे कोई स्पेसिफिक प्रोविजन विड्रॉवल के अवेलेबल नहीं है। जो विड्रॉल के अवेलेबल स्पेसिफिक प्रोविजन ना हो तो सिंपल वर्ड्स में इट इज व्हाट, यू कैन नॉट विड्रॉ योर एप्लीकेशन। बोलो चकाचक, एकदम रेडी। चलो नंबर 2, इज इट नेसेसरी फॉर पर्सन सीकिंग एडवांस रूलिंग टू बी रजिस्टर्ड? क्या जो भी एप्लीकेंट है उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है? हमने 2 टाइप के एप्लीकेंट देखे थे, रजिस्टर्ड और डिजायरियस टू बी रजिस्टर्ड। तो उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है फ्रेंड्स। इट इज नेवर नेसेसरी फॉर एनी पर्सन टू बी रजिस्टर्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन फॉर द पर्पस ऑफ एडवांस रूलिंग। नेक्स्ट फ्रेंड्स, पता चल रहा है ना, एकदम सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, पर 2-5 क्वेश्चन थोड़े अच्छे होंगे, बाकी प्रैक्टिस नेचर में होंगे। कैन इंडिविजुअल or partnership firm or cooperative society or company make application for advance ruling? सिंपल वर्ड्स में इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, ये लोग एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं फ्रेंड्स। हमारे वहां पे एप्लीकेंट कौन? रजिस्टर्ड और डिजायरियस टू बी रजिस्टर्ड। सिंपल वर्ड्स में एप्लीकेंट इंडिविजुअल के, HUF के, AOP के ऐसा कुछ होना जरूरी नहीं है फ्रेंड्स। ये चैप्टर डिडक्शन नहीं है कि ATC किसको मिलेगा तो खाली इंडिविजुअल HUF को मिलेगा, ATU किसको मिलेगा तो खाली इंडिविजुअल को मिलेगा। इट इज नॉट लाइक दैट। ये एप्लीकेंट यहाँ पे जो है वो रजिस्टर्ड भी हो सकता है, डिजायरियस टू रजिस्टर्ड भी हो सकता है। वो कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, HUF हो, AOP हो, BUI हो, अरे क्या फर्क पड़ता है? वो रजिस्टर्ड है, चलकर एप्लीकेशन, डिजायरियस टू बी रजिस्टर्ड है, चलकर एप्लीकेशन। बोलो क्लियर? सिंपल वर्ड्स में कोई भी पर्सन हमारे वहां पे एप्लीकेशन कर सकता है। क्या ये लोग कर सकते हैं? एब्सोल्युटली यस, करो एप्लीकेशन, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, What is time limit for pronouncement of advance ruling by authority of advance ruling? कितने टाइम में वो प्रोनाउंस करने वाले हैं आपका ये रूलिंग, आपका ये जजमेंट? आंसर इज, बोलो विद इन व्हाट टाइम? दोनों अथॉरिटी का टाइम तो सेम ही है, विद इन व्हाट टाइम फ्रेंड्स? 90 डेज। बोलो क्लियर? तो 90 डेज में आपका ये रूलिंग प्रोनाउंस करने वाले हैं। 90 डेज कहाँ से? फ्रॉम एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो भी दिन आप करोगे उसके 90 डेज में आपका ये रूलिंग प्रोनाउंस होने वाला है। चलो नेक्स्ट चेक करो। If there is difference of opinion amongst the members of AAR के members जब भी आपके रूलिंग प्रोनाउंस करते हैं उसके members के ओपिनियन में डिफरेंस आता है तो क्या करने का? बोलो बोलो, आंसर इज व्हाट फ्रेंड्स? रेफरेंस टू AAR। रेफरेंस विल बी मेड टू विच अथॉरिटी? AAR। क्लियर? चकाचक, रेडी। नेक्स्ट चेक करो। What is time limit for making appeal against pronouncement of authority of advance ruling? Okay, so what is time limit for filing appeal? It is what time friends? Within 30 days. 30 डेज कहां से? फ्रॉम कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ AAR। क्लियर? तो ऑर्डर जब भी आपको कम्युनिकेट किया जाएगा उसके विद इन 30 डेज में आप क्या फाइल कर पाएंगे फ्रेंड्स? अपील। If appeal is filed late, whether continuation of delay is allowed? Absolutely yes. उसमें extension further कितना आ सकता है? 30 days, but on sufficient cause. मतलब कितने ब्यूटीफुल वर्ड्स थे जो मेरे फेवरेट है, जो मैंने आपको बताए थे। Some sufficient cause was preventing you from filing an appeal. तो आपको क्या मिलने वाला है? 30 डेज का एक्सटेंशन। बोलो क्लियर? तो अपील फाइल करो विद इन 30 डेज, उसमें एक्सटेंशन आ सकता है फर्दर 30 डेज ऑल्सो। चलो नेक्स्ट चेक करो। What is time limit of disposal of appeal? But by which authority? It is friends by AAR. एंड ऑब्वियसली जब अपील की बात आती है तो फ्रेंड्स हम जो AAR को करेंगे वो तो एप्लीकेशन होगा। हम जो AAR को फाइल करेंगे इट इज एप्लीकेशन। तो AAR को फाइल करते हैं वो क्या होता है? अपील। तो डिस्पोज ऑफ अपील भी खाली कौन करेगा? हमारे वहां पे AAR। बट स्पेसिफिकली मैंने मेंशन कर दिया कि AAR कितने टाइम में अपील डिस्पोज ऑफ करने वाला है। आंसर इज अगेन व्हाट फ्रेंड्स? विद इन 90 डेज।
90 डेज में आपके अपील को डिस्पोज करने वाला है फ्रॉम फाइलिंग ऑफ अपील। जो दिन आप अपील फाइल करते हो उसके 90 डेज में वो रूलिंग प्रोनाउंस करके आपका जजमेंट प्रोनाउंस करने वाला है फ्रेंड्स। क्लियर? तो बोथ अथॉरिटीज आर पासिंग द रूलिंग विद इन द सेम टाइम विच इज 90 डेज एंड 90 डेज। चलो आगे चेक करो। क्या गजब पॉइंट, गजब मतलब फिदा हो जाओगे, ऐसा जोरदार पॉइंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेदर अपील कैन बी मेड टू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एपेलेट अथॉरिटी और मतलब एपेलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। अगेन एपेलेट अथॉरिटी नहीं आना चाहिए फ्रेंड्स, इट वुड बी AAR। ओ क्वेश्चन इज बरोबर, सॉरी माई इंटरप्रिटेशन इज रॉन्ग फ्रेंड्स। चेक करो, वेदर अपील कैन बी मेड टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एपेलेट अथॉरिटी फॉर, ना क्वेश्चन ही गलत है फ्रेंड्स, मैं थोड़ा रेक्टिफाई कर दूं। अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ AAR और AAR, तो ये क्वेश्चन परफेक्ट बना देगा फ्रेंड्स। क्लियर? तो AAR का जो भी जजमेंट आया, AAR का जो भी जजमेंट आया कि उसके लिए आप अपील फाइल कर सकते हो, ना ना ना, अपील फाइल हो सकती नहीं है फ्रेंड्स। अपील क्यों फाइल नहीं होगी वो मैंने आपको बताया था, बिकॉज ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज ओनली अपीलेबल, ऑर्डर ऑफ AAR, ऑर्डर ऑफ AAR इज नॉट ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, सो इट इज नॉन अपीलेबल। बट फ्रेंड्स लॉ कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जब अपील के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो हम डेफिनेटली फाइल कर पाएंगे रिट पिटीशन टू हाई कोर्ट, स्पेशल पिटीशन टू सुप्रीम कोर्ट। मतलब सिंपल वर्ड्स में अपील नहीं हो सकती। आप समझो, आंसर तो नो ही आएगा, बट मैंने कुछ एडिशनल बात आपको बताई कि जब आप अपील नहीं फाइल कर सकते हैं, आपको बहुत बड़ा लेटर से वहाँ पे डिसएडवांटेज किया गया है, अदर बहुत बड़ा आपको लॉस हुआ है, तो उसको कंसीडर करते हुए लॉ ने ऑलवेज एक ऑप्शन अवेलेबल किया है आपको। आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट को, स्पेशल पिटीशन फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट को, पर वो लोग तभी कंसीडर करेंगे जब उनको ये ठीक लगेगा कि आपकी रिट पिटीशन कंसीडर करने जैसी है, आपकी स्पेशल पिटीशन कंसीडर करने जैसी है। सिंपल वर्ड्स में स्टेट ऑफ आंसर तो क्या आएगा, इट इज नॉन अपीलेबल ऑर्डर, फ्रेंड्स अपील फाइल कर सकते नहीं हो, इतना हमको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। क्लियर? चलो नेक्स्ट, if there is difference of opinion amongst members of AAR, what will be the effect? AAR के मेंबर्स के ओपिनियन में डिफरेंस आता है, आंसर आएगा रेफरेंस टू AAR के मेंबर्स के ओपिनियन में डिफरेंस आता है, तो आंसर इज व्हाट? नो एडवांस रूलिंग। यहां पे फ्रेंड्स आपका एडवांस रूलिंग होने वाला नहीं है। बाप रे बाप, क्या हो गया पता चला, एडवांस रूलिंग यहाँ पे पास होने वाला नहीं है आपके। चलो एडवांस रूलिंग तो नहीं हुआ, उससे मुझे दिक्कत नहीं है, दुख नहीं है। दुख किस बात का है? 2 चांदला, एक 5,000 एक 10,000, 15,000 रुपये का चांदला हो जाएगा, वो बहुत बड़ी इंपैक्ट आती है, वो बहुत हमको थोड़ा हर्ट होता है फ्रेंड्स। वेदर ऑर्डर ऑफ AAR एंड AAR कैन बी रेक्टिफाइड ऑफ मिस्टेक इन रूलिंग एपरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड, क्या उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं? एब्सोल्युटली यस। इफ ऑर्डर ऑफ AAR और ऑर्डर ऑफ AAR इज कंटेनिंग एनी मिस्टेक विच इज एपरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड, उसको डेफिनेटली आप रेक्टिफाई कर सकते हो। आंसर इज एब्सोल्युटली यस, एंड इट आंसर इज यस का मतलब आपका फाइनल आंसर यस ही आता होगा फ्रेंड्स। पता चला आंसर इज व्हाट, विद इन व्हाट टाइम, 6 months। एंड जो उसके केस में कुछ एडवर्स इंपैक्ट मतलब एप्लीकेंट के ऊपर आती हो, एपेरेंट के ऊपर आती हो, तो उस केस में हमको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? AAR को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? ट्रिपल को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, बिकॉज वो एडवर्स इंपैक्ट क्रिएट करके लाता है, तो यू मस्ट प्रोवाइड व्हाट फ्रेंड्स? अपॉर्चुनिटी। चलो आगे चेक करो, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने बनाने का ट्राई किया है, चेक करो फ्रेंड्स। आलिया NRI इन कोलैबोरेशन विद सनशाइन लिमिटेड इन इंडिया, मतलब आलिया बाहर चल गई है, चल बसी है, यह सनशाइन लिमिटेड इंडिया का है फ्रेंड्स। wants to undertake activity of manufacturing high technology registration number plates, कुछ करना चाहती है for motor vehicles and then after stamp then with chromo hologram, फाइनली कुछ करना चाहती है। आलिया NRI है, बाहर चल बसी है, सनशाइन लिमिटेड इंडिया का है, उसके कोलैबोरेशन में वो कुछ करना चाहती है। Can they seek advance ruling from AAR as to whether they are liable to pay tax and whether any exemption notification issued applies to them? पहले क्वेश्चन 1, क्या आलिया NRI क्वेश्चन पूछ सकती है? क्या सनशाइन लिमिटेड इंडिया का वो क्वेश्चन पूछ सकता है? वो तो एब्सोल्युटली यस, बिकॉज एप्लीकेंट में बी एनी पर्सन रजिस्टर्ड और हुम डिजायर्स टू बी रजिस्टर्ड। एप्लीकेंट तो कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स। अभी वो क्या पूछना चाहते हैं? वो पूछना चाहते हैं वेदर दे आर लायबल टू पे टैक्स। इन शॉर्ट दे आर आस्किंग डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी। जीरो होगी कि कुछ अमाउंट आएगी, तो 97 सबसेक्शन 2 डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी को इंक्लूड करता है। और भी वो क्या पूछना चाहते हैं? वेदर एनी एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन इशूड अप्लाइज टू देम। हाँ, सेकंड क्वेश्चन वही तो था, एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन। तो कोई नोटिफिकेशन इश्यू हुआ है, वो क्या उनको एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बोलो क्लियर? तो आलिया NRI है, वो भी क्वेश्चन पूछ सकती है। सनशाइन लिमिटेड इंडिया का है, वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है।
वेदर दे आर लायबल टू पे मेक पेमेंट ऑफ टैक्स और नॉट, वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिकॉज दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी। उनको पे करना होगा कि नहीं पे करना होगा, तो कितना पे करना होगा, इट इज डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी। एंड नेक्स्ट वो लोग ऐसा भी पूछ सकते हैं कि क्या कोई एग्जाम्स नोटिफिकेशन जो इशू हुआ है वो उनको एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, उसके क्वेश्चन को भी हम 97 सबसेक्शन में कवर करते हैं फ्रेंड्स। क्लियर? चलो नेक्स्ट चेक करो 15 नंबर। विराट अ नॉन रेसिडेंट इंटेंट्स, वापस एक बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव ध्यान में रखने जैसा। विराट नॉन रेसिडेंट इंटेंड्स टू इंपोर्ट सर्टेन गुड्स बट हैज सम डाउट्स अबाउट लायबिलिटी टू पे IGST। विराट नॉन रेसिडेंट है, कुछ इंपोर्ट करना चाहता है बट उसको कुछ डाउट है इन रिलेशन टू पे IGST। ओके, Virat's friend has obtained advance ruling from the authority for advance ruling on an identical point, same ही point। I think विराट के फ्रेंड ने भी इंपोर्ट ही किया होगा जो वो इंपोर्ट करना चाहता है सर्टेन गुड्स, एंड उसने ऑप्टेन करके रखा है एडवांस रूलिंग। ओके, विराट प्रपोजेस टू अडॉप्ट द सेम रूलिंग इन हिज केस। फ्रेंड ने ऑप्टेन किया है, विराट एडॉप्ट करना चाहता है। क्या ख्याल है? फ्रेंड ने ऑप्टेन किया है, विराट के फ्रेंड ने ऑप्टेन किया है, विराट उसको एडॉप्ट करना चाहता है। विराट हैज सॉट योर एडवाइस, विराट आपको पूछ रहा है एज हिज कंसल्टेंट वेदर ही कुड एडॉप्ट द सेड रूलिंग इन द केस ऑफ विराट्स फ्रेंड, एक्सप्लेन विद रीजन। क्या मतलब विराट का फ्रेंड ने जो भी रूलिंग ऑब्टेन किया है वो क्या विराट एडॉप्ट कर सकता है? बोलो क्या ख्याल है फ्रेंड्स आपका? आपके मन में शायद आपने आंसर नो सोचा होगा, बट इसका आंसर यस आएगा। सर क्या बोल रहे हो, बाइंडिंगनेस उसके विराट के ऊपर नहीं होगी, विराट के फ्रेंड के ऊपर होगी। मैं बरोबर बोला, आपने बरोबर सोचा। जब फ्रेंड्स बाइंडिंगनेस की बात आएगी ना, तो बाइंडिंगनेस विराट के फ्रेंड के ऊपर है। आप समझो, विराट के फ्रेंड ने ऑप्टेन करके रखा है, विराट उसको एडॉप्ट करना चाहता है, उसके ऊपर बाइंडिंगनेस नहीं क्रिएट करना चाहता। दो में डिफरेंस है, पता चला मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट। विराट के फ्रेंड ने जो एडवांस रूलिंग ऑप्टेन करके रखा है वो विराट रेफरेंस तो ले सकता है ना। किसी ने आपको कोई सजेशन दिया, वो सजेशन आपने मुझे बताया कि वो फलाना डिगना ने आपको ऐसा सजेशन दिया। एग्जांपल के तौर पे किसी ने आपको क्या सजेशन दिया कि शादी नहीं करने जैसी है, कि शादी करने जैसी है। एग्जांपल के तौर पे शादी करने जैसी है, एग्जांपल के तौर पे, तो आपने वो सजेशन मुझे पास ऑन किया कि शादी करने जैसी है, तो मतलब मैं वो एडॉप्ट तो कर सकता हूं ना, मुझ पे वो सजेशन बाइंडिंग नहीं होगा। पता चला जो मैं कहना चाहता हूं? आपको जो सजेशन दिया गया वो आपको बाइंडिंग है, आपने जो रूलिंग ऑब्टेन किया वो आपको बाइंडिंग है। आपसे मैं सजेशन तो ले सकता हूं ना, वो मुझ पे बाइंडिंगनेस क्रिएट नहीं करेगा, बट मैं रेफरेंस तो ले सकता हूं ना फ्रेंड्स। गेटिंग माय पॉइंट? आपने एडवांस रूलिंग ऑब्टेन किया, हमारा आइडेंटिकल इश्यू था, तो मैं एडॉप्ट तो कर सकता हूं ना। हाँ, डिपार्टमेंट मेरी स्कूटी नहीं कर सकता है, डिपार्टमेंट मुझे लिटिगेशन में ले जा सकता है, डिपार्टमेंट मेरा कुछ भी कर सकता है, डिपार्टमेंट आपका कुछ नहीं कर सकता। आपके केस में तो AR ने जो भी रूलिंग दिया वो फॉलो ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। बट मेरे केस में डिपार्टमेंट आगे रूलिंग को, मतलब रूलिंग तो ऑब्टेन नहीं किया, तो मेरे केस में डिपार्टमेंट आगे प्रोसीडिंग्स कर सकता है, अपील में जा सकता है, जो भी चाहे कर सकता है, बट मैं आपकी रूलिंग को एडॉप्ट तो कर सकता हूं ना। बोलो पता चला? तो ये रेफरेंस लेने की बात है, बाइंडिंगनेस क्रिएट करने की बात नहीं है। तो विराट एडॉप्ट कर सकता है बट बाइंडिंगनेस क्रिएट नहीं हो सकती, उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। ये एडॉप्ट डेफिनेटली कर सकता है, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक फ्रेंड्स पता चला जो मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं। मैं यहाँ पे विराट उसके फ्रेंड का रूलिंग एडॉप्ट करना चाहता है, बाइंडिंगनेस डेफिनेटली क्रिएट होने वाली नहीं है। चलो नेक्स्ट चेक करो 16 नंबर ध्यान से। इफ मैटर ऑफ मिस्टर ए इज पेंडिंग विद GST ऑफिसर, ए का कोई मैटर पेंडिंग होगा विद GST ऑफिसर फ्रेंड्स, कैन ही ऑब्टेन एडवांस रूलिंग ऑन द सेम मैटर? उसको बोल वीडियो देख ले, तू 2-3 बार वीडियो देख ले फ्रेंड्स, एंड वो भी सेशन नंबर 1 एक बार देख ले, तो पता चल जाएगा कि तेरी मैटर कोई जगह पे पेंडिंग हो तो वो ऑप्टेन कर सकता नहीं है, एंड जो ऑप्टेन करने का ट्राई करेगा तो 5,000 रुपये का चांदला हो जाएगा फ्रेंड्स। बोलो क्लियर? तो मुफ्त में तो नहीं आते होंगे 5,000 रुपये मिस्टर ए को, तो आप जो कोई जगह पर पेंडिंग हो तो एप्लीकेशन फाइल कर सकते नहीं हो फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट। If matter of Mr. A is pending with tribunal, High Court, Supreme Court, can Mr. B obtain advance ruling on the same matter? Absolutely yes. Restriction Mr. A के ऊपर है कि वो नहीं obtain कर सकता एडवांस रूलिंग। अरे B ने क्या गुनाह किया, B तो कर सकता है ना। आई थिंक ये आपका आंसर तो करेक्ट ही होगा फ्रेंड्स, बरोबर। A ने ऑब्टेन करके रखा है, B ने क्या गुनाह किया, B तो ऑब्वियसली ऑब्टेन कर ही सकता है एडवांस रूलिंग फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट। If for certain matters of Mr. A, Tribunal, High Court, Supreme Court has passed order, can Mr. A obtain advance ruling on the same matter? Absolutely yes. यहाँ पे क्या था, Mr. A का पेंडिंग डिसीजन था, यहाँ पे Mr. A का पास डिसीजन है, उसमें Mr. B को कोई लेवा देवा नहीं है। A के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है फॉर नॉट ऑब्टेनिंग एडवांस रूलिंग, B के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई प्रकार का रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। B चाहे तो एडवांस रूलिंग ऑब्टेन कर सकता है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। बोलो क्लियर? आई थिंक एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर इन रिलेशन टू फ्रेंड्स एडवांस रूलिंग।
चैप्टर के इन डेप्थ डिस्कशन के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अमेंडमेंट लास्ट में फ्रेंड्स देखो हमारे पास है ना फाइनेंस एक्ट 2019 दो पार्ट्स में आया। पार्ट ए नंबर 1 नंबर 2 फ्रेंड्स 2019 में इलेक्शन थे, आपको पता होगा। तो इलेक्शन के पहले भी एक फाइनेंस एक्ट आया, इलेक्शन के बाद भी एक फाइनेंस एक्ट आया। इलेक्शन के बाद जो फाइनेंस एक्ट आया वो था फ्रेंड्स फाइनेंस एक्ट नंबर 2 2019। ओके, उसमें फ्रेंड्स जो पहले जो है वो इनकम टैक्स के प्रोविजन है। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात टेक्निकलिटी कैसे डेवलप होती है वो आपको समझाना है, प्लीज़ बरोबर समझने का ट्राई करो फ्रेंड्स। देखो क्या हुआ इसमें फ्रेंड्स, जीएसटी के प्रोविजन है, पहले इनकम टैक्स के प्रोविजन से, बाद में कस्टम्स के है। जो अमेंडमेंट है वो फ्रेंड्स आप खाली देख लो, 114 पेजेस के, खाली 114 पेजेस का अमेंडमेंट है फ्रेंड्स। एंड वो बैर एक्ट में है, उसका एक्सप्लेनेशन दिख करने के लिए जाएंगे तो थोड़े ज़्यादा पेजेस हो जाएंगे फ्रेंड्स। देखो ये इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ से शुरू हुआ, चैप्टर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वुड बी कस्टम्स, देन हमारा आएगा जीएसटी, बस रास्ते में ही है फ्रेंड्स, आ रहा है। कस्टम्स टैरिफ है, सेंट्रल एक्साइज है, आ गया। देखो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो फ्रेंड्स ये फाइनेंस एक्ट 2 2019 में अलग अलग पॉइंट्स है, चेक करो। 92 जो अमेंड करता है सेक्शन 2 को, 93 जो अमेंड करता है सेक्शन 10 को, एंड सो ऑन फ्रेंड्स। देखो यहाँ तक हमारा CGST एक्ट चलता रहेगा, जिसमें अमेंडमेंट्स आए उसकी बात हो रही है फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे हमारा CGST एक्ट खत्म हुआ एंड यहाँ से हमारा IGST एक्ट शुरू होने वाला है। तो CGST एक्ट में जो भी अमेंडमेंट्स आए वो 92 नंबर के पॉइंट से लेके 113 तक के पॉइंट्स तक होगा। देखो ये 113 पॉइंट देख लिया ना फ्रेंड्स आपने, 113 नंबर वाला पॉइंट, एंड बाद में 92 नंबर वाला पॉइंट से हमारा अमेंडमेंट शुरू हुआ। क्लियर? 92 नंबर से हमारा अमेंडमेंट शुरू हुआ 113 नंबर तक। मैं लिख दूँ आपके रेफरेंस के लिए, तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, 92 से लेके 113, भले ही कोई रेलेवेंस नहीं है यहाँ पे, बट समझो 92 से लेके 113 फाइनेंस एक्ट 2 2019, यहाँ से लेके यहाँ तक CGST एक्ट के अमेंडमेंट्स है। CGST एक्ट 2017 के अमेंडमेंट्स 92 नंबर पॉइंट से लेके 113 तक है। बरोबर समझना, मैं कुछ जोरदार बात आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। बट ये जो भी अमेंडमेंट्स आए, गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था फ्रेंड्स कि ये इमीडिएटली एप्लीकेबल नहीं होंगे, ये एप्लीकेबल होगा फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड। गवर्नमेंट इसकी एप्लीकेबिलिटी की डेट नोटिफाई करेगी, उस दिन से ये प्रोविजंस, ये अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगे। मतलब जैसे फाइनेंस एक्ट 19 पार्ट 2 आया, नंबर 2 आया, इमीडिएटली एप्लीकेबल नहीं, उसकी एक फ्यूचर डेट से गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करेगी, उस दिन से ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे फ्रेंड्स। रिसेंटली, मतलब अभी रिसेंटली तो नहीं होगा, थोड़ा पुराना हो गया। इट इज फ्रेंड्स 1 जनवरी 2020 को इसका नोटिफिकेशन आया कि कौन से दिन से ये सारे प्रोविजंस आपको एप्लीकेबल होंगे, कौन से दिन से ये अमेंडमेंट्स आपको एप्लीकेबल होने वाले हैं। चेक करना, in exercise of powers conferred by section 2 of subsection 1 of finance act 2 2019, central government hereby appoints the first day of January 2020, मतलब 1 जनवरी 2020 को नोटिफाई किया गया टू बी द डेट फ्रॉम विच अमेंडमेंट्स ब्रॉट बाय फाइनेंस एक्ट 2019 नंबर 2 विल बी एप्लीकेबल। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? जो भी CGST एक्ट में अमेंडमेंट्स आए वो 1 जनवरी 2020 के दिन से एप्लीकेबल होने वाले हैं। As the date on which provisions of section 92 to 112 आप इसके ऊपर फोकस करना, 92 to 112, 113 अभी टेम्परेरी भूल जाओ, वो कुछ और ही चीज़ है। 92 से लेके 112 भी, 112 ही कर दूँ, सबको जो कंफ्यूजन ना रहे फ्रेंड्स। 92 से लेके 112 जो भी अमेंडमेंट्स है वो 1 जनवरी 2020 से एप्लीकेबल होने वाले हैं। ऐसा हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन 1 of 2020 सेंट्रल टैक्स विच इज ऑन 1 जनवरी 2020। फ्रेंड्स ये कैसे पढ़ना है ना वो आपको मैं समझाना चाहता हूँ फ्रेंड्स। मैं 1 मिनट में ये चीज़ खत्म कर सकता हूँ कि जो भी अमेंडमेंट्स आए वो हमारे लिए अब तक एप्लीकेबल नहीं हुए हैं। जो एप्लीकेबल ना हुए हैं तो अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते, इतना मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, 1 मिनट का काम है। बट मैं क्यों उसको फ्यू मिनट्स में कन्वर्ट करता हूँ? बिकॉज मैं आपको समझा सकूँ, मैं आपको कन्वे कर सकूँ कि मैं इस चीज़ों को कैसे पढ़ता हूँ और मुझे कैसे पता चला कि अमेंडमेंट एप्लीकेबल है कि नहीं है। पता चला, वो मुझे आपको कन्वे करना है, मुझे आपको कैपेबल बना देना है फ्रेंड्स आज, है ऑलवेज फ्रेंड्स। देखो 1 जनवरी को नोटिफिकेशन आया कि सारे प्रोविजंस जो CGST एक्ट 19 में है, मतलब सॉरी CGST एक्ट 17 में जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं बाय फाइनेंस एक्ट 2019 नंबर 2 वो 1 जनवरी 2020 से एप्लीकेबल होने वाले हैं।
बट चेक करो फ्रेंड्स, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 92 से लेके 112 एक्सेप्ट 92, 97, 100 एंड सेक्शंस 103 से लेके 110 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2019 नंबर 2 शेल कम इन फोर्स। मतलब सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे, सारे अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे 1 जनवरी 2020 से, एक्सेप्ट फ्यू प्रोविजंस, एक्सेप्ट फ्यू सेक्शंस। कौन सी चीजों को एक्सेप्ट किया? 92, कौन सी चीजों को एक्सेप्ट किया? 92, 97 पढ़ना फ्रेंड्स बरोबर, हाँ, 92, 97, 100 एंड 103 से लेके 110। एक बार चेक करो फ्रेंड्स, अब वापस एक बार 92, मैं ये पढ़ रहा हूँ फ्रेंड्स, 92, 97, 100, 103 से लेकर 110 के प्रोविजंस अभी तक नोटिफाई नहीं किए गए हैं कि इसकी एप्लीकेबल डेट कौन सी होने वाली है। क्लियर? चलो अभी फ्रेंड्स देखो, 92, 97, 100, 103, 103 से लेकर 110। फ्रेंड्स 92 को रिफर करते हैं। देखो ये रहा 92, जिसमें कौन सा कंसेप्ट आया? नेशनल एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। ये प्रोविजन अभी तक नोटिफाई नहीं किए गए हैं कि कौन से दिन से ये एप्लीकेबल होंगे। सो ये प्रोविजन अब तक नोटिफाई नहीं किए गए हैं, तो फ्रेंड्स हम पढ़ कैसे सके? प्रोविजन लॉ हो तो पढ़े ना फ्रेंड्स, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? प्रोविजन हो तो पढ़ने का क्वेश्चन आता है। 92 के बाद था 97, मोस्टली इट वाज 97 ओनली फ्रेंड्स। चेक करो 97, ये रहा हमारा 97। ओके 97 इज इन रिलेशन टू सेक्शन 39 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में कुछ चेंजेस आए हैं, वो भी अभी एप्लीकेबल करने की जरूरत नहीं है। चलो वो तो हमारे अभी डिस्कशन में नहीं था, बट ये देखो 100 नंबर सेक्शन, वापस एक बार ये भी हमारे डिस्कशन में नहीं है, विच इज इन रिलेशन टू इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब इंटरेस्ट कौन से अमाउंट के ऊपर लगेगा उसके बारे में कुछ अमेंडमेंट था, वो अब तक एप्लीकेबल हुआ नहीं है फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शुरू होगा 10, आई थिंक इट वॉज 103 से लेके 110। चेक करो फ्रेंड्स 103 अभी हमारा प्रोविजन शुरू हुआ है। 103 भी हमारे लिए अभी एज ऑफ नाउ नहीं है। 104 मतलब 103 से लेके 110, तो 104 से देखो फ्रेंड्स आपको मिलेगा एपेलेट अथॉरिटी, नेशनल एपेलेट अथॉरिटी शैल बी इंसर्टेड। बाद में 105 देखो वापस एक बार, इट इज 101 101A नई सेक्शन इंट्रोड्यूस की है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। ओके नेक्स्ट आप चेक करो इज फ्रेंड्स, हो सेक्शन की डिटेल तो देखो। नेक्स्ट आएगी 106, 102 में अमेंडमेंट आया, बट वो हमको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देखो कंक्लूड कर ही देते हैं। 107, 108, 109, 110 ये सारे प्रोविजंस अभी तक नोटिफाई नहीं किए गए हैं कि ये कौन से दिन से एप्लीकेबल होंगे। जो ये एप्लीकेबल हुए ही ना हो तो वो प्रोविजंस ही नहीं है, जो प्रोविजंस ही ना हो तो उसको भी हम पढ़ सकते नहीं है फ्रेंड्स। बोलो क्लियर? तो हमने जो भी चैप्टर डिस्कस किया इट इज एज ऑफ नाउ फुल्ली अमेंडेड। जो भी अमेंडमेंट्स आए, अमेंडमेंट्स आ चुके हैं, बट वो एप्लीकेबल कौन से दिन से होंगे उसका नोटिफिकेशन आज अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक आना बाकी है फ्रेंड्स। तो सर आप कब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो? मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं अप्रैल 2020 में। स्पेसिफिक डेट बता दूं तो 20 अप्रैल 2020। आपको विश्वास ना आ रहा हो तो फ्रेंड्स आप देखो ये डेट देख सकते हो, इट इज 20, आपको दिखता होगा इट इज 20 अप्रैल 2020 को ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। तब तक कोई नोटिफिकेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं हुआ है। जो नोटिफिकेशन अवेलेबल ना हुआ हो तो ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है। जो अमेंडमेंट एप्लीकेबल ना हो तो ये लॉ ही नहीं है। जो लॉ ना हो तो मैं आपको कैसे डिस्कस करके पढ़ाऊं फ्रेंड्स? बोलो क्लियर? हमारी मम्मी ने क्या बोला है ध्यान से, स्टडी मटेरियल में प्रोविजंस इंक्लूड हो चुके हैं बट उसको एप्लीकेबल नहीं किए गए। चेक करो मम्मी क्या कहती है फ्रेंड्स। मतलब मुझे क्या कहना है, जो भी अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट है बट अमेंडमेंट नहीं है, अमेंडमेंट है बट एप्लीकेबल अब तक हुआ नहीं है। चेक करो फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 हैज बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 1 अगस्त 2019। 1 अगस्त 19 से एप्लीकेबल हो चुका है। हाउएवर अमेंडमेंट्स मेड इन CGST एक्ट, IGST एक्ट, व्हाइल फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 वुड बी इफेक्टिव ओनली फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए डेट नोटिफाई करेगी, उस दिन से ये प्रोविजंस आपको एप्लीकेबल होने वाले हैं। इन ऑफिशियल गैजेट सच अ नोटिफिकेशन हैज नॉट बीन इश्यूड टिल द टाइम ऑफ स्टडी मटेरियल इज बीइंग रिलीज्ड फॉर प्रिंटिंग। ये स्टडी मटेरियल जब भी प्रिंटिंग के लिए रिलीज हुआ होगा तब तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, पर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक तो नोटिफिकेशन आ चुका था, विच इज नोटिफिकेशन नंबर 1/2020, जो क्या कहता था सर्टेन सेक्शंस के अलावा ये
एक टाइप की एप्लीकेबल हो जाएगा फ्रॉम 1 जनवरी 2020, बट जो ये अमेंडमेंट है वो एक्सेप्शन में फॉलो होते हैं, सो अमेंडमेंट्स हमको डिस्कस करने का कोई पॉइंट रहता नहीं है। देयरफॉर एप्लीकेबिलिटी और अदरवाइज मतलब एप्लीकेबल होगा कि एप्लीकेबल नहीं होगा, मम्मी भी लीगल लैंग्वेज लिखती है, चेक करो। ऑफ सच अमेंडमेंट्स फॉर May 20 November 20 एग्जामिनेशन शैल बी अनाउंस्ड बाय ICI ओनली आफ्टर सच नोटिफिकेशन इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑब्वियसली पहले नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन से वो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगे, एप्लीकेबल होने के बाद हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल होंगे, मतलब हमारे एग्जाम होंगे उसके 6 मंथ्स तक जो भी है अमेंडमेंट्स होंगे वो हमारे एग्जामिनेशन में एप्लीकेबल होने वाले हैं फ्रेंड्स। क्लियर? तो नवंबर के लिए ऐसा हो सकता है, नवंबर 2020 एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, मतलब इस वीडियोस के बाद नवंबर 2020 के लिए ऐसा पॉसिबल हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है कि ये अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो जाए। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो जाए ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो इन दिस सिनेरियो नवंबर के लिए वो अमेंडमेंट्स ICI नोटिफाई करेगी अमेंडमेंट शीट में, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। बट मुझे नहीं लग रहा है फ्रेंड्स पर्सनली कि, बिकॉज देखो 30 अप्रैल तक अमेंडमेंट आ जाना चाहिए। अब 6 मंथ्स कंसीडर करो ना फ्रेंड्स, तो देखो 2 मिनट समझाई दो फ्रेंड्स आपको पूरा पिक्चर। नवंबर 2020 एग्जामिनेशन है, बोलो क्लियर? उसके पहले के 6 मंथ्स आप चेक करो तो 30 अप्रैल को खत्म हो जाएंगे। 30 अप्रैल 2020, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 6 मंथ्स तक अमेंडमेंट आ जाना चाहिए, मतलब 30 अप्रैल तक अमेंडमेंट आ जाना चाहिए। आज हुई फ्रेंड्स 20 अप्रैल, पता चलो तो 10 दिन में ये नोटिफिकेशन आना, आई थिंक इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फ्रेंड्स, बिकॉज अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना में गवर्नमेंट बेचारी कोरोना को क्योर करे कि नोटिफिकेशन इश्यू करे इसकी एप्लीकेबिलिटी के ऊपर, मतलब मीनिंग दैट बाय 30 अप्रैल तक ये नोटिफिकेशन आना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब टू माय ओपिनियन, टू माय बेस्ट नॉलेज, नवंबर के लिए भी ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होने वाले नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर? तो नवंबर 20 के लिए तो एकदम मैं 99.100% कंफर्म हूं कि ये जो हमने डिस्कस किया वही प्रोविजंस होंगे, बट इट इज एब्सोल्युटली प्रैक्टिकली पॉसिबल कि May 21 ऑनवर्ड्स ये प्रोविजंस जो अमेंडमेंट नेचर में वो एप्लीकेबल होंगे। बट उनको मैं एश्योर करना चाहता हूं कि अमेंडमेंट्स तो डेफिनेटली होंगे, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स, बट मैं ऐसा एश्योर करना चाहता हूं कि जो हमने डिस्कस किया वो तो एज इट इज ही है, कुछ एडिशन हुआ है उसमें, ऐसा नहीं होगा कंसेप्ट पूरा चेंज हो जाएगा। मतलब जो हमने डिस्कस किया वो तो डेफिनेटली एब्सोल्युटली काम आने वाला है फ्रेंड्स आपको। क्लियर? मम्मी क्या कहती है? इन गिवन टेबल एग्जिस्टिंग प्रोविजन रिलेटिंग टू एडवांस रूलिंग आर कंपेयर्ड विद प्रोविजन ऑफ अमेंडेड, ठीक है? वंस अनाउंसमेंट फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सच अमेंडमेंट फॉर एग्जामिनेशन इज मेड बाय ICI, स्टूडेंट शुड रीड अमेंडेड प्रोविजन हियर अंडर इन द प्लेस ऑफ रिलेटेड प्रोविजन डिस्कस इन द चैप्टर। ठीक है? इन शॉर्ट मम्मी कहती है अब तक जब तक ये प्रिंटिंग नहीं हुआ है, प्रिंटिंग हुआ था तब तक नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो मम्मी ने इसको इंक्लूड किया है, बट उसको भी एप्लीकेबल किया नहीं फ्रेंड्स। आई थिंक होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर। अमेंडमेंट्स जून 20 के लिए तो एप्लीकेबल नहीं है डेफिनेटली फ्रेंड्स, बिकॉज वो तो 6 महीने भी चले गए उसके तो, बट मुझे लग रहा है नवंबर 20 के लिए भी श्योर ही है फ्रेंड्स, नवंबर 20 के लिए भी एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। ऑनवर्ड्स मैं कुछ कह नहीं सकता बिकॉज आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर और इवन गॉड, तो फ्रेंड्स वो नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट तो हमारे अमेंडमेंट्स में आएगा, नोटिफाई नहीं करेगी तो अमेंडमेंट्स में नहीं आएगा फ्रेंड्स, वो डिपेंड करेगा। बट मुझे लग रहा है कि May 21 ऑनवर्ड्स तो लगभग एप्लीकेबल हो जाएगा फ्रेंड्स। आज का हमारा लास्ट डिस्कशन, मम्मी ने कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे उसका एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा था क्वेश्चन नंबर 6A, अटेम्प्ट भूल जाओ फ्रेंड्स, क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करो। 4 ही अटेम्प्ट गए, मतलब उतना वेटेड नहीं हमारे कौन से अटेम्प्ट में पूछा गया क्वेश्चन। 5 मार्क का पूछा हुआ क्वेश्चन, देखो चेक करो। A पॉइंट, briefly explain procedure to be followed by authority for advance ruling on receipt of application for advance ruling under section 98 of CGST Act 2017। मतलब जैसे फ्रेंड्स आप एप्लीकेशन करोगे टू AAR, उसके बाद उसकी प्रोसेस क्या होगी जो सेक्शन 98 में प्रिस्क्राइब की गई है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। एक ब्रीफ दे दो फ्रेंड्स आपको पता चले। जैसे आपने एप्लीकेशन की फ्रेंड्स AAR को, वो उसके कॉपी फॉरवर्ड करेगा टू कंसर्न ऑफिसर, वहाँ से रिकॉर्ड्स मंगवाएगा एंड रिकॉर्ड्स वापस करने हैं एज सुन एज पॉसिबल। याद आ रहा है फ्रेंड्स एग्जैक्ट? हमारा पेज नंबर 2 चार्ट्स में देखो तो। नंबर नेक्स्ट, जैसे ही आपके रिकॉर्ड्स AAR के पास अवेलेबल हो गए, वो फ्रेंड्स एक बार चेक कर लेगा कि आपका मैटर कुछ जगह पर पेंडिंग के डिसाइडेड तो नहीं है ना। जो पेंडिंग के डिसाइडेड होगा तो स्टेट अवे क्या करने वाला है? रिजेक्ट। अदरवाइज भी वो रिजेक्शन कर सकता है। दोनों केस में जब रिजेक्शन आएगा तो उस सिनेरियो में आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी एंड उसके ऑर्डर में रीजंस लिखे होने चाहिए व्हाई इट वाज रिजेक्टेड। पॉइंट नंबर 2, जब एक्सेप्ट किया जाता है तब रूलिंग प्रोनाउंस करेगा विद इन व्हाट टाइम? 90 डेज। क्लियर? एंड बाद में आपको ऑर्डर की कॉपी फॉरवर्ड कर दी जाएगी। जरूरी नहीं है आप उसको ऑलवेज एक्सेप्ट ही करो। आप अग्री करते हो तो रूलिंग आपके ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा, आप अग्री नहीं करते हो तो आप क्या फाइल कर सकते हो? फर्दर अपील टू AAR। बोलो क्लियर? ऐसा थ्योरी क्वेश्चन पूछा था एक बार 5 मार्क के लिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट एक और अटेम्प्ट था जिसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था B, मतलब इट वाज कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा क्वेश्चन है, अगर नंबर कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट क्या है वो ज़्यादा रेलेवेंट है फ्रेंड्स। B क्वेश्चन देखो, डिस्कस ब्रीफली
प्रोविजंस ऑफ CGST एक्ट 2017 रिगार्डिंग मेरा फेवरेट क्वेश्चन, क्वेश्चंस फॉर विच एडवांस रूलिंग कैन बी सॉट, पूछा गया 4 मार्क के लिए। कौन से क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, लास्ट टाइम बोल देते हैं सेक्शन 97 सबसेक्शन 2। टू माय ओपिनियन सबसे ब्राइटेस्ट चांसेस है इस क्वेश्चन को वापस एक बार ऐसे रिपीट कर सकती है। कौन से क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, लास्ट टाइम बोल दो, क्लासिफिकेशन, एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी, रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट आएगा टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, ITC एंड सप्लाई। बोलो क्लियर। 97 सबसेक्शन 2 खास आपको कोट करके आना है। एक और क्वेश्चन पूछा, देखो क्या पूछा, ब्रीफली 6A वापस एक बार 4 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन मम्मी ने पूछा। ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर एन अपील कुड बी फाइल्ड बिफोर एपेलेट अथॉरिटी अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। डबल ईयर के बाद क्या उसके लिए अपील ट्रिपल ईयर में फाइल कर सकते हो? एब्सोल्युटली यस, विथ रेफरेंस टू सेक्शन 100 एंड 101 ऑफ CGST एक्ट। मतलब वहाँ पे अपील फाइल करनी है तो उसकी टाइम लिमिट मेंशन करनी होगी, कितने टाइम में आपको फाइल करना है। मतलब कौन पहले फाइल करेगा, तो एप्लीकेंट भी फाइल कर सकता है, डिपार्टमेंट भी वहाँ पे फाइल कर सकता है। अपील की टाइम लिमिट कितनी होगी, इट वुड बी 30 डेज। उसमें एक्सटेंशन फर्दर 30 डेज का आ सकता है फ्रेंड्स, ऑन सफिशिएंट कॉस्ट बीइंग शोन। बाद में उसके फॉर्म आप मेंशन कर सकते हो। फॉर्म कौन से होंगे, जब टैक्सेबल पर्सन होगा तो मतलब जब एप्लीकेंट होगा तो इट वुड बी GSTARA02, जब डिपार्टमेंट होगा तो इट वुड बी GSTARA03, जब हम होंगे तो मतलब जब एप्लीकेंट होगा तो 10,000 रुपीज की फीस पे करनी पड़ेगी। ये सारे अपील्स के प्रोविजन फ्रेंड्स हमको मेंशन करने होंगे। बाद में वो रूलिंग प्रोनाउंस करेगा विद इन व्हाट टाइम, अगेन फ्रॉम 90 डेज फ्रॉम अपील, मतलब अपील के 90 डेज में, सॉरी हाँ बरोबर, अपील के 90 डेज में वो रूलिंग प्रोनाउंस करने वाला है। रूलिंग प्रोनाउंस करते करते ओपिनियन में डिफरेंस आया तो नो एडवांस रूलिंग, ध्यान रखना है, नो एडवांस रूलिंग एंड अदरवाइज ऑर्डर की कॉपी सबको फॉरवर्ड कर दी जाएगी फ्रेंड्स। बोलो क्लियर। तो ये आपको मेंशन करना था अंदर क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स। ऐसे 3 क्वेश्चन आज तक थ्योरी क्वेश्चन पूछे, अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम एक्सपेक्ट करते हैं क्या इसे उसमें पूछेगी फ्रेंड्स। क्लियर, होपफुली सब कुछ आपको पता चला होगा। रिलेटिवली चैप्टर बहुत ईजी है, कंटेंट भी बहुत उसका रिस्ट्रिक्टेड है, तो उसको 3-4 को खास एक बार रिफर करके जाना बिफोर डे ऑफ एग्जामिनेशन। उसमें और 2 क्वेश्चन खास आपको रिफर करने, उस चार्ट पे आप नीचे ऐड कर देना। फर्स्ट इज एप्लीकेबिलिटी, किन लोगों को ये एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेंट, मैटर एंड डिपार्टमेंट, एंड कब ये हो जाएगा वॉइड एब इनिशियो, जब आपने उसको ऑब्टेन किया होगा बाय फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट। ये 2 चीज आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अंदर आप चार्ट में ऐड कर देना। ये 3 पेज आप पढ़ के जाएंगे बिफोर डे ऑफ एग्जामिनेशन, तो 99 क्या 110% कोई तकलीफ एग्जाम में पढ़ने वाली नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू।